फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो बिहार स्पेशल के प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यह जो क्वेश्चन हमने शामिल किया है वह सभी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो बिहार दिवस है यह कब मनाई जाती है, तो देखिए अगर हम बात करें बिहार दिवस के बारे में तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि बिहार की राजधानी कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, यह तो काफ़ी आसान प्रश्न है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी आप जानते हैं कि पटना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो यह आपका पटना में है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वह हिंदी और संस्कृत को मार देते हैं, लेकिन उनका गलत हो जाता है। बिहार की जो राजकीय भाषा है, पहली राजकीय भाषा आपकी हिंदी है और दूसरी जो है वह आपकी उर्दू है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पहले नंबर पर आपकी हिंदी है और दूसरी जो है वह उर्दू राजकीय भाषा है, तो इसको याद रखिएगा। आपका हिंदी और संस्कृत नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, बिहार का राजकीय वृक्ष आपका क्या है, तो देखिए अगर हम बात करें बिहार के राजकीय वृक्ष का तो वह आपका पीपल है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, पीपल भी बिहार का राजकीय वृक्ष है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। देखिए दोस्तों, शुरू में हमने जो प्रश्नों को लिया है वह सिंबल वगैरह से लिया है कि राजधानी कहाँ है, न्यायालय कहाँ है, या जो है कि राजकीय वृक्ष क्या है, पुष्प क्या है। इन सब से एक प्रश्न आ जाता है और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और यह प्रश्न काफ़ी आसान है और इसी में ज़्यादातर गलती होती है, तो इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो देखिए अगर हम बात करें बिहार के राजकीय पुष्प की तो वह आपका गेंदा है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, गेंदा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो देखिए अगर हम बात करें बिहार के राजकीय पशु के बारे में तो वह आपका बैल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बैल हो जाएगा। बैल जो है वह बिहार का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो देखिए अगर हम बात करें राजकीय पक्षी के बारे में तो बिहार की जो राजकीय पक्षी है वह आपकी गौरैया है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ से जो है कि प्रश्न थोड़ा सा कठिन आपका आएगा, तो इसको अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए और टेलीग्राम पर जो है कि आपको हमारे इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जो है कि चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। और दोस्तों, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिलेगा, साथ ही में कोई जानकारी रहती है तो वह भी शेयर किया जाता है। और जब वीडियो अपलोड करते हैं चैनल पे तो उसका लिंक वगैरह भी दिया जाता है, तो इसलिए फॉलो ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रमंडल हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें बिहार में कितने प्रमंडल हैं तो आपके 9 प्रमंडल हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न आपको आता ही होगा कि बिहार में कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं, इसको तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में कितने अनुमंडल हैं,
तो देखिए अगर हम बात करें बिहार में अनुमंडल की संख्या की तो वह 101 अनुमंडल हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं तो यह लगभग 21 विश्वविद्यालय जो है कि बिहार में हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से जो है कि आपकी जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो 2011 की जनगणना हुई है उसके आधार पर हमने जो है कि 15-20 क्वेश्चन लिया है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वह आपका पटना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पटना में जो है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो देखिए सबसे ज़्यादा आपका पटना था और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला जो है वह आपका कौन सा है, तो वह आपका शेखपुरा है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला है, तो देखिए अगर हम बात करें सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला जो है वह आपका मुंगेर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। वहीं पर दोस्तों अगला प्रश्न आपका है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, तो देखिए पीछे हमने सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला देखा और अगला है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला, तो वह आपका गोपालगंज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाया जाता है और आपका जो शेखपुरा है, मुंगेर है, वहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और वहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो है वह आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर जो है कि वह सबसे छोटा जिला हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो देखिए अगर हम बात करें साक्षरता के बारे में तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वह आपका क्या है, रोहतास है, इसको याद रखिएगा। रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और दोस्तों आपके TRE 3 जो पेपर आपका कैंसिल हो गया उसमें प्रश्न आया था कि बिहार में सर्वाधिक जो है कि गेहूं का उत्पादन किस जिला में होता है, तो रोहतास में ही गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और चावल का उत्पादन भी रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, तो देखिए अगर हम बात करें सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है बिहार में वह आपका कौन सा हो जाएगा, तो वह आपका पूर्णिया है। पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता दर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो देखिए अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज आपका सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। और पूछा जाए अगर आपसे कि बिहार का कौन सा जिला ऐसा है जो कि सबसे पूर्व में स्थित है, सबसे पूर्वी जिला बिहार का कौन सा है, तो वह आपका किशनगंज ही है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो वह आपका जो है कि पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो वह आपका गया हो जाएगा। तो इसको दोस्तों आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो देखिए अगर हम बात करें सबसे कम वर्षा वाले जिला की, तो यह आपका औरंगाबाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, औरंगाबाद आपका हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, वहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला ज़िला कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ठंडा ज़िला कौन सा है, तो वह आपका गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का सबसे गर्म ज़िला कौन सा है, तो भी आपका गया हो जाएगा। बिहार का सबसे ठंडा ज़िला कौन सा है, तो भी आपका गया हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और गया में ही फाल्गु नदी बहती है और गया में ही आपका विष्णु मंदिर भी है, जहाँ पर लोग ये जो है कि पितृ पक्ष में जो है कि पिंडदान वगैरह करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो है कि मंदिर के किनारे ही फाल्गु नदी बहती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है
कि बिहार में सबसे बड़ा नगर है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार का सबसे बड़ा नगर तो आपका पटना ही है, आप जान ही रहे हैं इसको, आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो बिहार शब्द का मूल रूप से अगर हम अर्थ की बात करें तो वह होता है आपका बौद्ध मठ। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? तो बौद्ध मठ होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार में नमक सत्याग्रह कब से आरंभ हुआ, तो यह आपका आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 को। जी हाँ दोस्तों, 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था, इसको याद रखिएगा। गांधी जी जो दांडी यात्रा शुरू किए थे यह 12 मार्च 1930 से शुरू किए थे और 6 अप्रैल 1930 को वह अपना दांडी यात्रा ख़त्म करते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। और उसी दिन से जो है कि सभी ना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है और बिहार में जो है कि नमक कानून जो है कि नमक सत्याग्रह जो है वह आपका 15 अप्रैल 1930 को शुरू होता है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार को पृथक प्रांत के रूप में जो गठन की मांग की गई थी यह आपका किस सन में किया गया था? तो यह किया गया था 1936 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा, 1936 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो देखिए अगर हम बात करें बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में जो गठन हुआ था यह 1580 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1580 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो देखिए अगर हम बात करें वर्तमान समय की तो बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और अभी चुनाव भी चल रहा है तो चुनाव के लिए तो आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपका चुनाव बीतेगा और उससे ज़रूर आपका जो है कि प्रश्न आएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा के लिए आपके कुल 40 सदस्य चुने जाते हैं, या तो आप याद ही रखे होंगे, अभी आपका चुनाव भी चल रहा है तो यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका है वह है 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो देखिए अगर हम बात करें बिहार में जो राज्यसभा की सीटें हैं यह आपकी 16 हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। और वहीं पर आपकी यूपी में अगर बात किया जाए तो यूपी में 31 सीटें हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? जी हाँ दोस्तों, झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ? तो यह आपका पृथक हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड से बिहार पृथक हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। और उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 1936 ईस्वी को जो है कि उड़ीसा अलग हुआ था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके पढ़िएगा, जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकेगी। अगला प्रश्न है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो यह प्रश्न अभी आपको बता दिया कि 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वह आपके कौन थे? तो वह आपके हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो देखिए अगर हम बात करें समाचार पत्र जो बिहारी छपता था उसके जो संपादक थे वह बाबू माहेश्वर प्रसाद थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? तो बाबू माहेश्वर प्रसाद थे, तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो देखिए 1922 का जो अधिवेशन हुआ था यह आपका गया में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1922 का जो अधिवेशन हुआ था यह आपका गया में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में जो किसान सभा की स्थापना किया गया था वो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वह आपकी की गई थी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ। तो देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था यह आपका 1929 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मार्च 1929 में जो है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था, तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यह सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। तो बिहार जो बंगाल से पृथक हुआ था यह 1912 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से पृथक हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। जी हाँ दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय बिहार के नेता कौन थे, तो वह कुंवर सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, कुंवर सिंह उस समय बिहार के नेता थे, तो इसको याद रखिएगा। मौलवी अहमदुल्ला जो थे वह आपका फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। बेगम हजरत महल जो थी वह आपका लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, और झांसी की रानी जो थी वह आपकी झांसी से जो है कि वह आपका नेतृत्व कर रहे थे, तो इसको याद रखिएगा। इससे एक प्रश्न आपका आता है। अगला प्रश्न आपका है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। तो देखिए, आपके बात करें पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो वह बनाया था शेर शाह ने। जी हाँ दोस्तों, शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह टॉप 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने आसान से आसान प्रश्नों को शामिल किया था और कठिन भी प्रश्नों को शामिल किया था। और दोस्तों, आसान प्रश्नों को इसलिए शामिल किया था क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कठिन प्रश्न तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आसान प्रश्न होते हैं वही उनको कंफ्यूज करते हैं और लास्ट में आसान प्रश्न को ही वालों गलत कराते हैं। तो इसलिए हमने जो है कि सिर्फ आसान क्वेश्चन को भी लिया था और कठिन प्रश्नों को भी लिया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर सकें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाइए और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही में वहाँ पर भी हमको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक भी दिया जाता है। कोई नई जानकारी रहती है तो वह भी बताया जाता है, तो इसलिए फॉलो जरूर करिएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।